शुक्र है, शुक्रवार है। आज है हफ्ते का आखिरी दिन और इस हफ्ते भारी उतार चढ़ाव और कमजोरी के बाद दुनिया भर के बाजारों से आज फिर है मिले जुले संकेत। हल्के हरे निशान में है एसजेक निफ्टी। कैसा रहेगा सेशन और कैसे करेंगे हम हफ्ते की समाप्ति, क्या करें अगले हफ्ते की तैयारी, रहेगा फोकस इसी पर। स्वागत है आप सबका शेयर बाजार लाइव में। नमस्कार, मैं हूं अनिल सिंह और नमस्कार, मैं हूं दीपांशु भंडारी। समझेंगे अनिल जी से कि अब बाजार की चाल कैसी रह सकती है। बड़ा करेक्शन आ चुका है ग्लोबली हमारे बाजार में, अब आपको कहां पर रखनी है नजर, बताएं सर। आज के लिए आपकी नजर क्या पर है? आज के बड़े ट्रिगर्स कौन से? कहाँ होगी नजर दीप, एक ही जगह है सिर्फ और सिर्फ अमेरिका पर। अमेरिका के अलावा और कुछ नहीं। आज थोड़ा बहुत इधर उधर देख लेते हैं हम दाएं बाएं, बट अदरवाइज नज़र सारी की सारी पूरी अमेरिका पर है। और कल भी अगर आप अमेरिका में देखें तो एक्शन पूरा मंदी का ही होता हुआ दिखा है। 750 डाउन फिसलता हुआ नजर आया है और अच्छी खासी कमजोरी नैस्डैक और बाकी सारे इंडेक्स में 4% के आसपास की रही है। लेकिन एक थोड़ी राहत वाली बात कह सकते हैं कि कच्चा तेल भी अब $119 के आसपास आता हुआ दिखा है, लेकिन नीचे से ऊपर भी आया है। $116-117 से $119 के आसपास आता हुआ दिखा है, लगाए जा रहे हैं। बैंक ऑफ इंग्लैंड ने लगातार 5वीं बार ब्याज दरें बढ़ा दी है और बाकी दुनिया भर के सेंट्रल बैंक भी यही काम कर रहे हैं। आज बैंक ऑफ जापान की भी मीटिंग है, देखते हैं वहाँ से क्या संकेत आते हैं। किसी वक्त आने की तैयारी में है। और जीएसटी की दरों पर आज ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स की श्रीनगर में बड़ी अहम बैठक है। इस बैठक में कुछ बड़े फैसले लिए जाने की पूरी संभावना। बिल्कुल, तो कुछ रेट्स का रीऑर्गेनाइजेशन हो सकता है जीएसटी इस बैठक में, और फिर महीने के अंत में जीएसटी काउंसिल उस पर अपनी मुहर भी लगा सकता है। काफ़ी सारे फैक्टर्स हैं जो हमारे रेडार पर हैं सर, बट ऑफ कोर्स एज ऑलवेज क्योंकि सबसे ज़्यादा अहम इवेंट इस समय ग्लोबल मार्केट से ही आ रहे हैं, वहाँ पर डालनी है नज़र सर। और जो आप कल बात कर रहे थे, एक्चुअली मुझे याद है 24 घंटे पहले जब फेड पॉलिसी थी, बड़ा गैप अप के संकेत दिख रहे थे, डाउ में एक रिबाउंड आया था, तो आपने कहा था कि ये पॉलिसी में कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आगे डाकर डर का माहौल पैदा कर सकती हैं। इन्फ्लेशन को काबू 2% के टारगेट लाने के लिए जो अभी लेवल्स हैं वो, और फिर वहाँ से जो नीचे लाना है, क्या उससे मंदी आ सकती है? और कल शाम अमेरिकी बाजार में एग्जैक्टली वैसा ही डर हमने आते हुए देखा। मंदी का डर आ गया है और लोग सोच रहे हैं कि फेड कुछ ऐसा ना कर बैठे करेक्ट कि बड़ा डैमेज हो जाए। दीप देखिए, मार्केट का इमीडिएट और इंस्टेंट रिएक्शन एक अलग चीज़ है और बाजार की लंबे समय की चाल एक अलग चीज़ है। लंबे समय के लिए अमेरिकी बाजारों की हालत खराब है और ये हालत कम से कम अगले 6 महीने नहीं सुधरने वाली। बीच बीच में आपको बाउंस मिलेंगे, ऐसा नहीं कि नहीं मिलेंगे। और बाउंस पे हमारी थ्योरी बहुत क्लियर होनी चाहिए कि उसमें निकलने का ध्यान रखना है। और उसकी वजह क्या है? वजह ये कि देखिए, जिस हिसाब से इन्फ्लेशन है आसानी से काबू में आएगा ही नहीं आएगा। मतलब वो क्या है कि मतलब आप है ना कि आपके घर में बच्चा है, पहले थोड़ी थोड़ी छूट दो उसको कि ठीक है भाई, रात को लेट आ रहा है चलेगा, सुबह लेट तक उठ रहा है चलेगा। फिर एक आध दिन हफ्ते में कि चलो सैटरडे संडे ना पार्टी कर रहा है। फिर वो बाद में पता चला वो रोज ही करने लगा है और बाद में अब आप उसको टाइट करने की कोशिश करो तो लगता है कि ये तो मेरा राइट था, अब मेरे को क्यों, वो बाद में कंट्रोल में आता नहीं। यही हाल इन्होंने इन्फ्लेशन का किया है। पहले लगा कि नहीं ये तो सुधर जाएगा, कोई खास बात नहीं, थोड़े समय के लिए हाथ से निकल जाने दिया। अब कोशिश कर रहे हैं तो अब मतलब आप उसको हर तरीके से दबा के, डरा के, धमका के, यानी कि आप हर तरीके से जो आपके पास लिक्विडिटी है वो निकाल लो, ब्याज दरें आपको बढ़ानी है बढ़ा दो। अब जिस तरीके से आप काम कर रहे हैं वो मतलब खतरनाक है इकोनॉमी के लिए। वो डिमांड कम करेगा, आपका इन्फ्लेशन कंट्रोल में ले आएगा, ये बात सही है, लेकिन मतलब वो वाली बात है कि इसके साथ जो डैमेज होगा, जो नुकसान होगा दूसरी चीज़ों का, उसकी भरपाई करने के लिए वापस यही करना पड़ेगा इनको जो अभी कर रहे हैं। उसका रिवर्स होगा ये, अमेरिका की इकोनॉमी होगी खराब, ग्रोथ आ जाएगी एकदम नीचे, नौकरियां नहीं, ठीक है, कंजम्पशन बहुत ही कम, फिर वापस वही काम करना है इनको, डालो लिक्विडिटी, ब्याज दरें कम करो। मतलब ये साइकिल चलते रहने हैं। अब वो साइकिल आने के पहले की तकलीफ जो है वो हमें देखनी है और वो अमेरिका देख रहा है। तो अब जो कमजोरी हो रही है वो कमजोरी होने के पीछे साफ कारण यही है दीप कि अमेरिकी बाजारों को डर इसी चीज़ का है। अब आपके लिए आखिरी उम्मीद क्या है अमेरिका में? ये कि डाउ बेयर टेरिटरी में ना जाए, वहाँ रुक जाए, ठीक है, और 2 क्वार्टर लगातार आपको जीडीपी ग्रोथ माइनस ना मिले ताकि रेसेशन। वैसे एक बात और बताऊं, रेसेशन के बाद जो तेजी बनती है वो बड़ी काम की बनती है। तो अगर मतलब जो अब तक हो गया और समझो आप बेच नहीं पाए या फंसे हुए हैं, जो हो गया उसको तो आप रीराइट नहीं कर सकते, पुराना तो आप बदल नहीं सकते। बिल्कुल, भूतकाल आपका फिक्स हो गया, भविष्य तो बदल सकते हैं, वो आपके हाथ में। जो हो गया सो हो गया। लेकिन अगर अमेरिका रिसेशन में जाता तो ऐसे डरने घबराने और जो एकदम बिल्कुल परेशान हो जाने की जरूरत नहीं है। ये आपको मौके देगा। रिसेशन के बाद जो तेजी बनती है वो कमाल की बनती है। 14 रिसेशन देख चुका है अमेरिका, और हर रिसेशन के बाद आपने डाउ को नए हाई बनते हुए देखे। राइट। सो इस बार ऐसा अलग क्यों नहीं होगा? क्या अलग होगा? कुछ नहीं होगा, इस बार भी बनेगा। सो अब जो हो गया
नहीं निकल पाए टाइम से, जो हो गया ठीक है, शांति से बैठिए, अपना क्वालिटी चेक कर लीजिए, ठीक ठाक स्टॉक पोर्टफोलियो में है, भाव सबके गिरते हैं, टीसीएस का भी गिरता है और बिरला सॉफ्ट का भी गिरता है, बिल्कुल करेक्ट। बढ़िया से बढ़िया शेयर भी आपका नीचे आएगा, कम अच्छे शेयर भी नीचे आएंगे। सो अगर आपका क्वालिटी चेक प्रॉपर हो गया है तो फिर आपको रोज रोज देखने की, घबराने की जरूरत नहीं है। और जब अमेरिका का रिसेशन कंफर्म हो जाएगा तो वहाँ से आपको बढ़िया मौके मिलेंगे। और दीप, मैंने एक चीज़ नोटिस की है, जब जब भी अमेरिका में रिसेशन हुए हैं, जब जब भी अमेरिका में रेटिंग डाउनग्रेड्स हुए हैं, उसके बाद अमेरिकी बाजारों ने बहुत तगड़ा परफॉर्म किया है। लेकिन आपका व्यू होना चाहिए 1 साल से 3 साल का कम से कम, उसके बाद आपका पैसा बनता है। तो इस तरह के माहौल में लॉन्ग टर्म अप्रोच में आ जाए, लीवरेज पोजीशन कम से कम, पोर्टफोलियो का क्वालिटी चेक, बस इसके अलावा कुछ नहीं करना और शांति से बैठ जाना। शांति से बैठ, बस ठीक है सर। तो चलिए, थोड़ा अभी कठिन समय है वो निकालना है। और ये जो ब्याज दरें बढ़ने का हाँ, ये मामला दीप खाली अमेरिका का नहीं है। एग्जैक्टली। आप देखो 15 साल बाद स्विट्जरलैंड ने ब्याज दरें बढ़ाई है, बिल्कुल, और वो भी आधा परसेंट। उनके लिए आधा परसेंट बहुत ज्यादा होता है, बहुत बड़ा होता है। 15 साल में कभी नहीं बढ़ाई, सोचो। 2015 के रेट हाइक साइकिल में भी हाँ, और दुनिया में सबसे मजबूत करेंसी कोई मानी जाती है तो स्विस फ्रैंक है, बिल्कुल, राइट। बिल्कुल, ऐसे थोड़ी लोग स्विट्जरलैंड में अकाउंट खोलते हैं। एग्जैक्टली, वहाँ की इकोनॉमी सबसे मजबूत मानी जाती है, पूरी दुनिया में सबसे बेस्ट मानते हैं, बिल्कुल। और उन्होंने 15 साल में ब्याज दरें नहीं बढ़ाई, उन्होंने बढ़ा दी। बैंक ऑफ इंग्लैंड लगातार 5 बार बढ़ा चुका है, छोटे मोटे सारे देश बढ़ा रहे हैं, हम बढ़ा चुके 0.9%, लगभग 1% समझ लीजिए। आज जापान का है, जापान वाले खुश हो रहे हैं कि हमारे यहाँ महंगाई है, इन्फ्लेशन दिखता ही नहीं। हाँ, वो तो महंगाई चाहते हैं, सोचो। मतलब उनके तो 0% माइनस में ब्याज देने वाले हैं, तो उनके तो इन्फ्लेशन मतलब गॉड गिफ्ट है कि चलो ग्रोथ आ रही है। सो सब लेकिन भले वो खुश हो नाराज हो, वो एक अलग चीज हो सकती है, लेकिन महंगाई पूरी दुनिया में है और सब जगह है, और उसका पार्ट हम भी हैं, आई थिंक। अच्छा, ये इनका क्या हुआ? इनका सर, ये तीनों भाई साहब कल जो गए थे, कुछ नहीं हुआ, कुछ भी नहीं, चाय समोसे खाली, बस यही कि उनके जो एक्सपोर्ट्स अटके हुए हैं उसको कैसे दे सकते हैं, कोई राहत देनी है, सपोर्ट देना है, ह्यूमैनिटेरियन मिलिट्री वो दे सकते हैं, कुछ निकल कर नहीं आया। मुझे लगता है फिर इसका मतलब ये है ना, महीना भर और जाएगा। हाँ, लग सकता है। ये अगर कल इन्होंने उसके बाद मतलब कुछ ऐसा स्टेटमेंट देने की जरूरत भी नहीं समझी, इसका मतलब ये कि जो युद्ध खत्म होने में अभी टाइम है। तो अब आप महीना 1.5 महीना मान के चलिए, और ये अगर खत्म होगा अब तो सीधा सर्दियों की शुरुआत में होगा। जो सर्दियों की शुरुआत आप अगस्त के आसपास से मान लीजिए, यूरोप में अगस्त के आसपास शुरुआत होने लगती है वहाँ से सर्दियों की, तो मुझे लगता है उसके पहले अगर खत्म होना होगा तो होगा। तो आई थिंक एक जो पॉजिटिव ट्रिगर हो सकता था वो भी कल कुछ मिला नहीं। सो ओवरऑल ग्लोबली आपके लिए संकेत थोड़े कमजोरी वाले ही हैं। बीच बीच में आपको बाउंस मिलेंगे, 100% मिलेंगे, मार्केट थोड़े ऊपर आएंगे, 100% आएंगे। उस 100 जब भी आए ऊपर, आपको हल्की करने का ध्यान रखना है पोजीशन की, थोड़ी थोड़ी हम कहाँ कम कर सकते हैं। ट्रेडिंग पोजीशन, लीवरेज पोजीशन कम से कम रखनी है। मार्क टू मार्केट लॉसेज आते हैं तो ऐसे में थोड़ा सा सावधान रहें। जो इन्वेस्टर्स हैं उन्हें धीरे धीरे पैसा लगाना है, वो ध्यान में रखिएगा, बस वही ध्यान से रखना है, बिल्कुल। अच्छा, एक इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट और हुआ है, ग्लोबल बात चल रही है सर, कच्चे तेल को लेकर। रशिया यूक्रेन, थोड़ी आशा थी कि शायद कुछ हो जाए, वहां पर तो नहीं निकल कर आए। ये ईरान पर इन्होंने सरप्राइज रेस्ट्रिक्शंस लगा दिए, ईरान के पेट्रोकेमिकल प्रोडक्ट्स पर, और ये माना जा रहा है क्योंकि अगले महीने सऊदी जा रहे हैं बाइडेन साहब, और सऊदी और ईरान के बीच में तो काफी समय से हिस्टोरिक मारपीट है। तो शायद सऊदी को थोड़ा खुश करने के लिए ये इन्होंने कदम उठाया हुआ, ऐसा माना जा रहा है। देखो, ट्रम्प साहब के केस में तो एक चीज समझ में आती थी कि उनकी हरकतें, जो काम करते थे, जो बोलते थे, उससे समझ में आता था कि थोड़ा मामला है, ऐसा हिले हुए हैं। बाइडेन साहब को समझ में भी नहीं आता। Exactly. अरे खुद की हालत इतनी खराब है, आपको पता है आपसे इन्फ्लेशन संभल नहीं रहा, क्रैश लैंडिंग आप कर रहे हो, मतलब ऐसा क्या अभी मतलब ईरान ने कर दिया जिसकी वजह से आपको कुछ प्रतिबंध लगा? नया तो कुछ नहीं किया, कुछ भी नहीं किया। और अच्छा खासा कच्चा तेल थोड़ा नीचे आ रहा था, 115-116 डॉलर आया, चलो डिमांड घटेगी, रेसेशन है, कच्चा तेल भी नीचे गिरे। आपको तो इन्फ्लेशन पता नहीं, मतलब अचानक से नई चीज नहीं, मतलब क्यों, लेकिन इतनी परेशानियां ऑलरेडी हैं उसमें। अच्छा, और ऐसा भी नहीं कि कल जा रहे हैं सऊदी अरब, हाँ, महीना भर है, रुक जाओ ना भाई। आई डोंट नो, मतलब सीरियसली मेरी समझ के बाहर की चीज़ है। मैं तो लॉजिक और कॉमन सेंस पे बात करता हूँ। ऐसी कोई चीज़ ही नहीं थी कल जिसके लिए जो बाइडेन को ये करना पड़े। बिल्कुल, न तो ईरान ने कोई नया कुछ ऐसा कारनामा किया हो जिसकी वजह से आप बड़े नाराज हो। हाँ, आप ये कह सकते मुझे सऊदी अरब को वहाँ जा रहा हूँ तो उसको उनको खुश करने के लिए मैं कुछ कर दूँ, और तो जा रहे हो तब कर लेना, आज क्यों कर रहे हो?
अभी तो आपको आपका फेड देखो कैसे हालत है, मतलब जेरोमी पावेल साहब रो ही नहीं रहे, बस सिंपल सी चीज है, मतलब इतना बुरा हाल है, खून के आंसू निकल रहे हैं उनके। तो सब जगह से अगर इन्फ्लेशन को लेकर इतनी चिंता, तो आप क्यों कच्चे तेल को ऊपर रखना चाहते हैं? कायदे से आपके स्टेटमेंट से 3% कच्चा तेल बढ़ जाता है, 3.5% बढ़ जाता है, जो नुकसान सबसे ज्यादा तो ग्लोबल इन्फ्लेशन पर हो ही रहा है ना। भगवान जाने मतलब अंदर अंदर क्या चलता है, ये राजनीति अपने समझ के बाहर की चीजें थी। एग्जैक्टली। लेकिन वो ये समझदारी वाला स्टेटमेट कम से कम हमें तो नजर नहीं आता। बिल्कुल सर, किसी को समझ में नहीं आया कि ऐसा उठाया क्यों कदम। नहीं, अच्छा ये ट्रम्प साहब कर लेते तो समझ में आता है कि वो इसके लिए जाने माने जाते हैं। बाइडेन साहब को भी पता नहीं, समझना पड़ेगा ऐसा कि उनकी बॉडी लैंग्वेज, हाव भाव, एक्शन, पता नहीं कुछ भी क्या चल रहा है। हाँ, मतलब एक्चुअली है ना, दुनिया के सबसे बड़े देश में स्ट्रॉन्ग लीडरशिप चाहिए। बिल्कुल, वो मिसिंग है। अगर आज है ना पूरी दुनिया में जो ये सब कुछ हो रहा है ना, देखो आपके घर परिवार में अगर आपका मुखिया, हेड ऑफ द फैमिली स्ट्रॉन्ग है ना, तो पूरा परिवार सही रहता है। ऐसा नहीं कि उस परिवार में समस्याएं नहीं है, समस्याएं ऐसा हर परिवार में होती है, लेकिन अगर आपका हेड ऑफ फैमिली स्ट्रॉन्ग है ना, वो सबको, किसी को नरम किसी को गर्म करके चलेगा। अमेरिका हेड ऑफ फैमिली है दुनिया की, अगर आपका लीडर ही उतना स्ट्रॉन्ग नहीं है, सही डिसीजन नहीं ले पा रहा है, तो फिर ये जो पूरी दुनिया में चल रहा है ना, इसके लिए सबसे ज्यादा जिम्मेदार अगर कोई है तो अमेरिका ही है। बाकी तो जो लड़ रहे हैं वो तो है ही है, खैर तो है। इसका मतलब ये नहीं कि उनको छूट है, जो लड़ रहे हैं वो तो खैर है ही है, लेकिन अगर आपका लीडर मजबूत हो और सबको साथ में लेके चल सके, बैलेंस बना के चल सके, वो हो नहीं रहा, ये दिक्कत है। एनीवे ठीक है, चलिए। आपने ट्रम्प साहब की बात करी तो मस्क साहब की भी ट्विटर की मीटिंग हुई। हाँ। कुछ ऐसा बड़ा निकल कर नहीं आया, छोटी मोटी बातें हुई वहाँ पर। तो जो बाजार एक्सपेक्ट कर रहा था कुछ हो जाए, वैसा कुछ हुआ नहीं है वहाँ से भी। पर आइए सर, बाकी ग्लोबल बात तो हमने करी, जरा हमारे मार्केट्स के लिए समझाइए। कल जो इतना बड़ा फॉल आया है, ये अगेन हमने प्रीएम्प्ट कर लिया था और इसलिए शायद आज सुबह थोड़े संभले हुए हैं, या फिर फर्स्ट स्टेज है और नई है जो एडजस्टमेंट आएगा उसके लिए और तैयार हो रहे हैं? 600 पॉइंट नीचे से डाउ फ्यूचर्स कल हम जब बंद हुए 700 पॉइंट नीचे जी। तो कमोबेश थोड़ा थोड़ा हमें पता था, अभी डाउ फ्यूचर्स 100-125 पॉइंट ऊपर देखे थे मैंने, तो उस हिसाब से लगभग आपके लिए संकेत न्यूट्रल हो जाते हैं। दीप 29,700 29,800 के आसपास डाउ का सपोर्ट था, जो कल का लो है 29,740। अब तो डाउ के भी लेवल याद रखने लगा हूं मैं। 30,000 के नीचे बंद हो गया। 29,740 कल का लो था डाउ का। 28,500 के आसपास अगला इंपॉर्टेंट सपोर्ट, अगर आप 29,700 के नीचे डाउ पर जाते हैं तो, जहां से कल आप घूमे हैं, ठीक है। और डाउ में भी मैं निफ्टी और बैंक निफ्टी की तरह स्पॉट लेवल ही देता हूँ, फ्यूचर्स के नहीं देता। तो मेरे ख्याल से ये लेवल यहाँ पे थोड़ा सा रुकना चाहिए, एक तरफा होने के बाद एक बाउंस दे सकता है। उस बाउंस में आपको फिर वापस एग्जिट करने की सोचनी चाहिए, और बाउंस अगर 31,200 तक मिल जाए 1,1200 पॉइंट का, तो बहुत ही अच्छा। नहीं 29,500 के नीचे, 29,700 के नीचे निकल गया, ठीक है, तो फिर 28,500 यानी 1,200-1,300 पॉइंट की जगह खुल जाती है डाउ में, वो उसकी आपको तैयारी रखनी पड़ेगी। ओके, ये सिंपल है, डाउ का दिख रहा है। अब रहा सवाल हमारे बाजारों का, कल तेज गिरावट हुई। अब आज सुबह के 15-20 मिनट, आधा घंटा इंपॉर्टेंट है। गैप से खुलने के बाद या नीचे खुलने के बाद, जो भी हो, कल के मार्क टू मार्केट लॉसेस और मार्जिन कॉल्स कितने आते हैं, वो इंपॉर्टेंट है। अगर कल ही पोजीशन कट गई, वेल एंड गुड, कटनी चाहिए। दीप कल सारी खराब चीजों में एक अच्छी चीज हुई है, और वो ये कि आप गैप से नीचे नहीं खुले जी। कई बार आपको लगता है कि गैप से नीचे खुलना ठीक रहता था, लोग ऊपर में नहीं चढ़ते, खरीदते नहीं। कल सुबह सुबह लोगों ने लिया, वो बात भी सही है, लेकिन फिर भी अगर आप गैप से नीचे खुलते तो आपके मार्क टू मार्केट लॉसेस अचानक से बढ़कर आते हैं, और उसके लिए आप प्रिपेयर्ड नहीं होते। ऊपर खुल के जब नीचे आ रहे, तो हर एक लेवल पे आपको पता है कि आपका लॉस बढ़ रहा है, टिक बाई टिक आपका लॉस बढ़ रहा है। तो आपको हर जगह मौका था पूरे दिन। आप देखो स्लोप, इसको हम फिसल पट्टी बोलते हैं जी, स्ट्रेट एकदम। तो हर एक लेवल पे आपको मौका था अपना स्टॉप लॉस ट्रिगर करने का। उस लिहाज से हो सकता है कि आज मार्जिन कॉल्स देखना होगा कि वाकई में बहुत ज्यादा आते हैं या नहीं। तो मेरे ख्याल से शुरुआती आधे घंटा वेट एंड वॉच करिए, दोनों तरफ के ट्रेड मिलेंगे। गैप से खुलकर ऊपर आए तो ऊपर बिकवाली भी आएगी, नीचे आए, और कल वैसे भी हम यही कह रहे थे कि पहला उछाल तो आपका बिकेगा ही बिकेगा, इतना जल्दी भी जाएगा कि आप 15,800-850 भी पार न कर पाए, मिल ही नहीं पाए, इतना नहीं सोचा था। लेकिन अब यही है, यही मार्केट है, ये मार्केट की खूबसूरती है। सो आई थिंक आज भी अगर उछाल मिलेगा तो एक बार तो उछाल में ऊपर में बिकवाली आएगी, फंसे हुए लोग निकलने की कोशिश भी करेंगे, और अगर ऐसा नहीं हुआ और अगर मार्जिन कॉल ज़्यादा ट्रिगर हो गए तो देखना होगा। तो आज
इस वक्त क्या है कि ये समझ नहीं आ रहा कि मार्जिन कॉल्स की सिचुएशन इस वक्त कितनी है, मार्क टू मार्केट लॉसेस कितने हैं। उसके दम पर शुरुआत के 15 मिनट आधा घंटा आप वेट एंड वॉच वाले मूड में रहिए और अपने लेवल से काम करिए, नहीं तो मत करिए। लेवल के आसपास आए तो खरीदना है, लेवल के आसपास आए तो बेचना, हड़बड़ी और जल्दबाजी नहीं करिए। और अगर लेवल के आसपास नहीं आए, बीच में आपकी कॉस्ट के आसपास या आपके निकलने वाली पोजीशन में आ जाए तो हल्के हो जाइए, बस ये अपनी स्ट्रेटेजी। करें फिर आज का सेटअप सर? बिल्कुल जी। ग्लोबल नेगेटिव, एफआई नेगेटिव, डीआई पॉजिटिव, एफएनओ न्यूट्रल है, सेंटीमेंट और ट्रेंड दोनों नेगेटिव है। तो आज 4 नेगेटिव है और 1 पॉजिटिव 1 न्यूट्रल। निफ्टी का अगला सपोर्ट जोन 15,300 के नीचे वो आता है 15,050, 15,150, 14,800, 14,950 स्ट्रॉन्ग सपोर्ट और बाय जोन है। यहाँ पर आए तो डेफिनेटली खरीदारी करना बनता है। ब्रॉड रेंज जो है दीप सपोर्ट की 14,900 से 15,200 निकल कर आती है। स्पेसिफिक रेंज मैंने आपको दे दी। ऊपर कितना जा सकते हैं जी? 15,500, 15,650 पहला रेंज है, 15,700, 15,775 ये फाइनल लेवल है जहां पर आपको अच्छी खासी प्रॉफिट बुकिंग, बिक वाली शॉर्ट सब कुछ बनते हुए दिखेंगे। बैंक निफ्टी 32,150, 32,350 तुरंत आपके लिए सपोर्ट का काम करेगा। इसके ठीक नीचे थोड़ी बड़ी रेंज है, लेकिन बैंक निफ्टी के मुंह को देखते हुए 31,650 से 31,950 आपके लिए मजबूत सपोर्ट जोन के तौर पर आता दिखेगा। ऊपर 33,000, 33,125 हल्की फुल्की रुकावट की जगह है। 33,200 से 33,400 वो रेंज है जहां पर आपको प्रॉफिट बुकिंग, बिक वाली शॉर्ट सब कुछ होते हुए दिखेंगे। ये है आपके लिए बड़े जोन। बाय द वे हांगकांग भी 1% ऊपर है। एसजीएक्स आपका 70 पॉइंट ऊपर हो रहा है। निफ्टी सपोर्ट लेवल 15,350 के आसपास आप दीप बंद हुए कल, राइट? 15,300, 15,200, 15,150, 15,050, 14,950 और 14,825 थोड़े दूर दूर के बड़े बड़े लेवल है। जिस दिन मार्केट की रेंज बड़ी होगी आपको लेवल दूर के मिलेंगे, जिस दिन रेंज छोटी होगी लेवल नज़दीक के मिलेंगे। ऊपर के लेवल 15,500, 15,600, 650, 675, 700, 735 और 775 ये सारे लेवल ऊपर की तरफ निफ्टी के लिए आपके लिए। 15,500 पहला लेवल, उसके नीचे कोई खास लेवल नहीं, छोटा सा एक 15,450 आता है बस, उसके अलावा कोई और खाएंगे। अब आइए बैंक निफ्टी, आप बंद हुए कल 32,600 के आसपास, उसके ठीक नीचे 32,350, 32,275 और 32,150 ये 3 छोटे लेवल हैं। 32,050, 31,950 मीडियम लेवल है। इसके नीचे की संभावना कम है आज, लेकिन फिर भी नोट करके रखें। 31,825, 725, 31,650 और 31,550 यहाँ पर अब अगला बड़ा सपोर्ट लेवल 32,150, 32,250 के बाद जो आएगा वो 31,550, 650 पर आएगा बैंक निफ्टी के लिए, ये ध्यान में रखिएगा। अब आइए ऊपर के लेवल बैंक निफ्टी पर 32,875, 33,000 दो छोटे लेवल, 33,125, 33,200, 33,300 ये मीडियम लेवल है, 33,400, 33,500 बड़े लेवल, आगे फाइनल लेवल बैंक निफ्टी के लिए। ठीक है। अब ये एक इंटरेस्टिंग चीज समझाइए सर, कल बाजार इतना गिरे, पूरे दिन गिरते रहे, डेज लो पर बंद हुए, 2% की गिरावट थी, ना ही एफआईज की लॉन्ग पोजीशन बदली और ना ही पीसीआर बदला। ये क्या हुआ? एक्सपायरी की वजह से कुछ है या क्या है? मेरे ख्याल से दीप एफआई ने इंडेक्स में वैसे तो शॉर्ट पोजीशन बनाई थी और एफआई की डेटा भी 1528 करोड़ के इंडेक्स बिकवाली के आए हैं। मुझे लगता है ज़्यादा कल इंडेक्स में जो आया ये आप 11% जो देख रहे हैं वो निफ्टी का देख रहे हैं इंडेक्स का, तो थोड़ा सा मुझे लगता है निफ्टी और बैंक निफ्टी में बैलेंस हुआ है। ओके। ऐसा करके तो निफ्टी में कम बेचा है, बैंक निफ्टी में ज़्यादा बेचा है, क्योंकि बैंक निफ्टी का पुट कॉल रेशियो आप देखिएगा तो नीचे आया है। निफ्टी का पुट कॉल रेशियो 0.75 से 0.76 लगभग बराबर है। बैंक निफ्टी का पुट कॉल रेशियो 0.71 से 0.63 है। तो वहां पर ज्यादा, वहां पर शॉर्ट्स बने हैं, यहाँ पर हल्के से शॉर्ट्स कटे या नहीं बेचे, इसीलिए आपका इंडेक्स लॉन्ग पोजीशन 11% पे इंटैक्ट है। ओके। पुट कॉल रेशियो बता ही चुका है। विक्स 3% बढ़कर आया। पॉइंट ये है दीप कि मार्केट अभी भी ओवरसोल्ड है, इसमें कोई डाउट नहीं, ओवरसोल्ड के नजदीक ही है। और नई सीरीज की शुरुआत कर रहे हैं आप, वीकली सीरीज की शुरुआत में ये पुट कॉल रेशियो 100% ओवरसोल्ड है। नहीं तो आप जनरली वीकली सीरीज की शुरुआत भी करते हैं तो पुट कॉल रेशियो 1 के ऊपर ही मिलता है आपको। जी बिल्कुल करेक्ट। ये तो 100% ओवरसोल्ड है, तो एक शॉर्ट कवरिंग तो बनती है, दोनों ही वजह से बनती है। एफआईज की इंडेक्स लॉन्ग के हिसाब से भी बनती है और पुट कॉल रेशियो के हिसाब से भी, तो आनी तो है। अब वो पहले आ जाए सुबह सुबह गैप से जो दिख रहा है वो हो सकता है, या बाद में आए पता नहीं, लेकिन आनी है तो अब ज़्यादा चांस पहले के दिखे। ठीक है, दिख रहा है एक शॉर्ट कवरिंग आ सकती है बाजार में। तो बताएं सर फिर जो मौजूदा पोजीशन है क्या करना है? एक ही सिंपल डीप स्टॉप लो 15,300। ओके। कल के लो के थोड़ा सा नीचे स्टॉप लॉस लगाओ। 335 का लो है, 300 के नीचे जाए तो इंट्राडे में भी क्लोज में। कल बहुत साफ साफ बोला था छेड़छाड़ मत करना,
मत करना, लेवल्स कल क्लियरली बोल दिया। हाँ, जिस दिन आता है अंदर से तो मैं बोल देता हूँ मत करना जी, जिस दिन मुझे छूट देनी होती देता हूँ ना। एग्जैक्टली। ऐसा तो नहीं कि मैं हमेशा अड़ियलियों की नहीं, मैंने बोला वही फाइनल है, ऐसा नहीं होता। जो डेटा बोलता है वो फाइनल है। आपके मेरे बोलने और समझने सोचने से कुछ नहीं होता। अगर डेटा में स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस दिख रहा है तो दिख रहा है। आज भी आपका स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस 15,300 है। 15,300 के नीचे नहीं रहना है लोगों, बात खत्म। ओके, सिंपल। इंट्राडे भी, क्लोजिंग भी। बैंक निफ्टी 32,500 इसके नीचे इंट्राडे और क्लोजिंग दोनों स्टॉप लॉस क्लियर करके नहीं रहना है। अगर किसी को और लंबा रखना है तो 32,000 का रख सकता है, आपकी मर्जी, मैं नहीं बोल रहा। यहाँ मैं छूट दे रहा हूँ, लेकिन मेरे हिसाब से चलोगे तो 32,500 रखना ही रखना है, इसके नीचे नहीं रहना है। तेजी की पोजीशन में स्टॉप लॉस स्ट्रिक्ट है और छोटे है। कल का लूट उठने के बाद नहीं चाहिए, नहीं, ठीक है। शॉर्ट साइड पे दूर के स्टॉप लॉस है। इंट्राडे स्टॉप लॉस निफ्टी का 15,550 से क्लोजिंग 15,800, 450 पॉइंट दूर है। टाइम लगेगा, कुछ नहीं कर सकते, कुछ नहीं कर सकते। बैंक निफ्टी 33,125 इंट्राडे और क्लोजिंग 33,500 है। तो अगर जिसको सेफ स्टॉप लॉस रखना हो, जैसे हम 15,800 का स्टॉप लॉस कैसे दे रहे थे जो ट्रिगर ही नहीं हो रहा था, सिमिलरली आप 33,500 का स्टॉप लॉस ऊपर रख सकते हैं। अगर छोटा लगाना तो आप अपनी यहाँ पर, अगर शॉर्ट पोजीशन में आप प्रॉफिट में है और आपको अपने हिसाब से स्टॉप लॉस छोटा करना है तो आप कर सकते हैं, इसमें मेरी छूट है। लेकिन लॉन्ग साइड पे स्टॉप लॉस स्ट्रिक्ट मैंने जो दिया वही फॉलो करें। ठीक है सर, चलिए, तो ये है आपके लिए मौजूदा लेवल्स पर स्टॉप लॉसेस कहाँ लगाना है। बैंक ऑफ जापान की पॉलिसी आ गई है सर, आगे नहीं, कोई बदलाव नहीं करे, -0.1 पर मेंटेन करा है। उनका 2.5% इन्फ्लेशन है तो वो खुश है। हाँ। जो आप कह रहे थे वो उनको चाहिए, उनका कंफर्टेबल है, उनको 2% की जो रेंज है उस पर है, तो उनको टेंशन नहीं है अभी, तो कोई बदलाव नहीं किया उन्होंने। आई थिंक वन ऑफ द फ्यू सेंट्रल बैंक्स हैं जिन्होंने कुछ नहीं करा है। एकमात्र ही होगा वो, एकमात्र ही। अब तो स्विस नेशनल बैंक के बाद तो यही बचे हैं जिन्होंने नहीं कोई बदलाव करा है। चलिए, तो ये है बैंक ऑफ जापान की जो पॉलिसी आई है। अच्छा सर, बताएं फिर आज नई पोजीशंस के लिए क्या करना है। देखिए दीप, ऐसी रेंज दे रहा हूँ जहाँ आएगा नहीं आएगा मुझे पता नहीं, आए तो आप ले लीजिएगा। और वो रेंज है आपकी 14,950 से 15,150। इस रेंज में अगर निफ्टी मिलता है आज तो खरीदिएगा। ठीक है, 14,800 का स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस होगा। और ये भी एग्रेसिव ट्रेड। अब आजकल अपना काम सब एग्रेसिव है तो ही करना है, पैसिव है तो खाली टीवी देखो है ना, कुछ मत करो, शो एंजॉय करो। बाकी अगर शो भी नहीं पसंद आ रहा लाइफ में और कुछ करने की इच्छा है वो करो। लेकिन एग्रेसिव ट्रेडर है, स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस के साथ ट्रेड कर सकते तो ही है, और लेवल के हिसाब से कर सकते तो ही करिए। 14,950, 15,150 में खरीदिए। 14,800 का स्टॉप लॉस है। 15,300, 350 दो छोटे टारगेट, 450, 500 मीडियम टारगेट, 550, 650, 700 ये 3 बड़े टारगेट के लिए आपको करनी है खरीदारी। 15,700 तक की यात्रा बन सकती है अगर बनी तो। राइट। जो लोग शॉर्ट करना चाहते हैं शौक फरमाए, जरूर करें शॉर्ट, लेकिन शॉर्ट करने के लिए रेंज ऊपर की है। अगर वहाँ मिले तो मौका लगाकर जरूर बेचे। और ये है 15,650 से 15,750, ये परफेक्ट जोन है जहाँ से कल आपने ब्रेक डाउन दिया। ठीक है, 15,650 से वहाँ तक वापस पहुँचे। अब आज का आज पहुँचेगा नहीं पहुँचेगा मुझे नहीं पता, लेकिन अगर पहुँचे तो वहाँ बेचना है। 15,900 की स्टॉप लॉस, 800 की स्टॉप लॉस के साथ टारगेट जो बनेंगे दी 15,550, 15,500 और 15,450 तीन छोटे टारगेट। 15,375, 15,302 मीडियम टारगेट, 15,200, 15,150 और 15,050 तक के बड़े टारगेट के लिए करनी है बिक वाली। ठीक है सर, ये निफ्टी हो गया। बैंक निफ्टी एग्रेसिव ट्रेडर्स खरीदारी करेंगे जिस रेंज में मिले तो, और वो रेंज है 31,950 से 32,200 की रेंज। इस रेंज में अगर आ जाए बैंक निफ्टी तो टुकड़ों टुकड़ों में लेना शुरू कर दीजिए और जरूर लीजिए, डरिए मत। स्टॉप लॉस है ना आपके पास में 31,800, और ये मान के लीजिएगा कि स्टॉप लॉस ट्रिगर होगा। ओके, हाँ, अभी आपको जो भी ट्रेड लेना है अगले 1-2 दिनों तक, चाहे लॉन्ग लो चाहे शॉर्ट लो, ये समझ के ही लेना है कि स्टॉप लॉस ट्रिगर होगा। इसलिए एग्रेसिव ट्रेडर्स मान के ही चलो कि स्टॉप लॉस लगेगा मेरा, तो उससे क्या होगा, आधी तो आपकी वैसी इच्छा खत्म हो जाएगी। ठीक है, कि जब स्टॉप लॉस, और दूसरा ये है कि फिर आप लगा के भी रखोगे। तो क्या है, बड़ा कुछ हो जाए उसके लिए बच के रहना जरूरी है, पैसा बचाना। तो अगर आपके समझो, मैं आपको बोल रहा हूँ कि देखो 31,950, 32,200 की रेंज में लो, आपने 32,200 के आसपास सोचा, आपने सोचा, अनिल जी ने बोला 32,200, हो सकता है 5-25 पॉइंट ऊपर से ही घूम जाए, चलो अपने 32,250 में ही ले लेते हैं, ले लिया। करेक्ट। आपका स्टॉप लॉस मैंने दिया कहाँ, 31,800 को, 450 पॉइंट नीचे आप, और 50 पॉइंट और स्टॉप लॉस में चले गए। 500 पॉइंट का लॉस करने की ताकत है, जवाब अगर ना है तो नहीं लेना है। सिंपल है ना। आप 500 पॉइंट नुकसान नहीं कर सकते, मत करो। तो कोई करना ऐसा जरूरी नहीं है, तभी करें जब आप इस रिस्क की मैट्रिक्स को समझ पाएं, तो ही आपका पैसा बनेगा। 31,800 स्टॉप लॉस है,
32,275, 32,350 और 32,550 तीन छोटे टारगेट, 32,625 और 32,875 मीडियम टारगेट, 33,000 से लेकर 33,200 तक के बड़े टारगेट्स के लिए आप बैंक निफ्टी में कर सकते हैं निचले स्तरों पर खरीदारी। अब आइए जो लोग बेचना चाहते हैं उनके लिए 33,000 से लेकर 33,300 की रेंज परफेक्ट है। एक्चुअली 33,400 तक की रेंज बनती है। 33,000 से 33,400 की रेंज में आप बिंदास बेचिए, एकदम ओके 100% बेचिए। मल्टीपल टुकड़ों में बेचिए। 33,000 पे एक दे दिया, 200 पे थोड़ा, 300 पे, 400 पे से दे सकते हैं स्टेगर्ड वे में। स्टॉप लॉस 33,500 या 550 का लगा लीजिए आप, ठीक है, पक्का लगाना है लेकिन। ठीक है, टारगेट बनेगा 32,875, 32,625 और 32,550 तीन छोटे टारगेट है। 32,350 और 32,275 ये दो मीडियम टारगेट है। 32,150, 32,050 के फाइनल टारगेट के लिए। थैंक यू वेरी मच। ठीक है सर, चलिए तो ये है आपके लिए आज की पूरी स्ट्रैटेजी, सिर्फ अग्रेसिव ट्रेडर्स के लिए। बिल्कुल 100%। ठीक है, बैन लिस्ट में कोई बदलाव नहीं है। इंडिया बुल्स, आरबीएल, डेल्टा कॉर्प बैन में एक चीज फिर कहूँगा दीप, बार बार रिपीटेशन है लेकिन कहना जरूरी, स्टॉप लॉस जरूर रखिए। स्टॉप लॉस आपको याद होगा 16,950 पे बहुत स्ट्रांगली एग्जिट कॉल दिया था मैंने, सब लॉन्ग खत्म कर दिए। ये 17,000 के नीचे आते, 16,950। आप सोचो आप 16,950 से अगर निकल गए होते तो भी आज आप लगभग 1,800 पॉइंट नीचे है, 1,700 पॉइंट। करेक्ट सर। तो इसलिए स्टॉप लॉस रख के ही करना है ये इस तरह के माहौल में ना। नहीं तो कई बार लोगों को लगता है अपने पास कौन सी बड़ी पोजीशन है, एक दो लोट ही तो है। वो एक दो लोट ही आपके इतने पैसे ले जाएंगे ना, आपको पता ही नहीं चलेगा। करेक्ट सर। इसलिए स्टॉप लॉस के साथ जरूर चलें। ठीक है सर। ठीक है। अच्छा, थोड़ा फंड्स का डेटा भी डेटा में देखिए 3250 करोड़ की कैश में बिकवाली है। राइट। एफएन में कल काफी ज्यादा बेचा है। बिल्कुल। 1528 करोड़ के इंडेक्स बेचे हैं, 1400 करोड़ के स्टॉक्स बेचे, तो बिकवाली का प्रेशर तो जबरदस्त है ही है। बिल्कुल। 10,050 करोड़ के ऑप्शंस की खरीदारी से खुश हो जाए, जिसको होना है हो, मैं तो नहीं होता। ठीक है। अब आइए वायदा कारोबार में। एक ही इंपॉर्टेंट लेवल है दीप 15,500। 15,500 के ऊपर से तेजी गिनना शुरू करना है। जब तक 15,500 के नीचे यानी कि 140 पॉइंट बढ़ भी जाएंगे तो आप मजबूत नहीं है, ये मैं बोल रहा हूँ आपको, मान के चलिए। एक और इंटरेस्टिंग चीज़ है दीप डेटा में, आमतौर पर आज सीरीज की वीकली सीरीज की शुरुआत है। 15,500 के पुट पर 21 लाख शेयर है, लेकिन 15,500 के पुट पर मंथली सीरीज में 43 लाख शेयर है। तो इस महीने की जो सीरीज चल रही है ना, इसमें बहुत लोगों ने 15,500 को स्ट्रॉन्ग सपोर्ट मान के रखा था और कल पहली बार 15,500 के नीचे बंद हुआ। अगर आज वीकली क्लोजिंग 15,500 के नीचे आती है तो ये जो पुट राइटर 43 लाख शेयर वाले जो है मंथली सीरीज के लेके बैठे हैं, और मंथली सीरीज में ज्यादातर पोजीशन बड़े इन्वेस्टर्स की होती है, एफआईज की होती है। एग्जैक्टली। वीकली वाली तो खेलो इंडिया खेलो है। करेक्ट है ना। करेक्ट। मंथली वाली तो 15,500 उस लिहाज से बड़ा क्रूशियल हो जाता है। तो आज के लिए आपको सबसे इंपॉर्टेंट लेवल और आने वाले समय के लिए 15,500 रखना जरूरी है। आज आपको अगर चाहिए हल्की भी मजबूती तो 15,500 के ऊपर बंद करना बहुत जरूरी है। 15,500 के नीचे बंद हो तो आप अगले हफ्ते के लिए भी खराब है ना। तो ये 15,500 आपका जहाँ मेक और ब्रेक लेवल है। नीचे बड़ा सपोर्ट 15,000 के आसपास है और बाकी तो ऊपर 15,700 15,800 चाहिए, जितनी सप्लाई आपको भर भर के मिल जाएगा जितना चाहिए। बैंक निफ्टी डेटा बहुत ही कम है, नहीं के बराबर है, डिस्कस करने की जरूरत नहीं। वीकली सीरीज में बहुत ही कम है, वीकली में भी कम है, मंथली में भी कम है। चलो, ये है आपके लिए इस समय बाजार पर पूरी की पूरी स्ट्रैटेजी और इंपॉर्टेंट लेवल्स। नई वीकली एक्सपायरी शुरू हो रही है, आइए देखते हैं आज किधर आपको फाइनल क्लोजिंग मिलती है। बता देते हैं आपको आज के खबरों वाले शेयर्स, साथ ही पूरा का पूरा ब्रोकरेज एक्शन भी। अरमान, कुशल और साथ ही आशीष मेरे साथ हैं तैयार। अरमान, आपसे करते हैं शुरुआत। मॉर्निंग, बताएं आज के ट्रिगर्स और खबरें। देखिए, ट्रिगर्स में सबसे पहले ध्यान रखिएगा, जो जीएसटी के लिए जो ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स है उनकी एक मीटिंग होने वाली है, वो रेट रैशनलाइजेशन के लिए मीटिंग करने वाले हैं। वरुण बेवरेजेस और एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक पर ध्यान रखिएगा, क्योंकि आज से जो इन दोनों के बोनस शेयर्स हैं वो लिस्ट होने वाले हैं। वरुण बेवरेजेस में 1:2 का बोनस रेशियो है और एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक्स में 1:1 का बोनस रेशियो था। एक्स डेट है मेरे पास कुछ, जिसमें बैंक ऑफ बड़ौदा जो डिविडेंड है 2.85 का और अवेंतल है जिसमें बोनस इशू है 3:1 का। अब खबरों पे आ जाते हैं। खबरों पे ध्यान रखिएगा डेल्टा कॉर्प पे, जिसमें जो डेल्टेक गेमिंग जो है इनकी जो कंपनी है, उसमें उन्होंने डीआरएच भी फाइल कर दिया है और उन्होंने बताया है कि वो लगभग 300 करोड़ फ्रेश इशू के जरिए और 250 करोड़ ओएफएस में बेचेंगे और उनका ये आईपीओ आने वाला है। टेलीकॉम स्टॉक्स पर ध्यान रखिएगा, क्योंकि जो ट्राई का जो डेटा आता हुआ दिखा है, उन्होंने ये कहा है कि अप्रैल में अगर आप आंकड़े देखेंगे तो 5.62 लाख मोबाइल यूजर्स जोड़े हैं, जिसमें रिलायंस जियो ने 16.8 लाख जोड़े हैं, भारतीय एयरटेल ने 8.16 लाख जोड़े हैं और वोडाफोन आइडिया ने हमेशा की तरह 15.6 लाख यूजर्स गंवाए हैं। और अंत में राइट्स पर ध्यान रखिएगा, जिनमें इनको 365 करोड़ का एक ऑर्डर मिला है और वो कंटेनर क्रॉप से इनको ऑर्डर मिला है। आपके लिए कुछ इंपॉर्टेंट खबरें। कुशल, मॉर्निंग, बताएं कौन सी खबरें हैं आपके पास।
मॉर्निंग दीप, देखिए यहाँ पर जो बैंकिंग स्टॉक्स हैं साथ ही एसबीआई कार्ड्स पर फोकस रखिए, क्योंकि मास्टर कार्ड पर रिजर्व बैंक ने अब जो प्रतिबंध लगाए गए थे इनकी तरफ से जुलाई 2021 में, वो अब हटा दिए गए हैं। तो जो नए ग्राहक हैं उसको ये ऑनबोर्ड करते हुए नज़र आ सकते हैं सभी बैंक्स जो भी मास्टर कार्ड ओरिएंटेड कार्ड इशू करेंगे। डेटा स्टोरेज की वायलेशंस को लेकर जो गाइडलाइंस जारी की गई थी उसको लेकर यहाँ पर प्रतिबंध लगाए गए थे। एचडीएफसी लिमिटेड कंपनी ने एक खबर का खंडन किया है। खबर ये थी कि यहाँ पर एचडीएफसी लिमिटेड जो है लगभग करीब 4 बड़े स्ट्रेस्ड अकाउंट्स बेचने वाले हैं मर्जर के पहले। तो उन्होंने एक क्लैरिफिकेशन में कहा है कि जो एआरसी को ये डिस्ट्रेस्ड एसेट्स बेचने वाले हैं और जो एचडीएफसी बैंक के साथ इनका मर्जर है, उस दोनों के बीच में, दोनों इवेंट्स के बीच में कोई भी कनेक्शन नहीं है। तो ऐसी क्लैरिफिकेशन एचडीएफसी लिमिटेड की तरफ से आ रही है। और आखिरी खबर है सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड स्कीम्स को लेकर। तो 2023 के लिए यहाँ पर सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड स्कीम का ऐलान हो गया है। पहली सीरीज 20 से 24 जून तक आपके एप्लीकेशंस आ सकते हैं और दूसरी सीरीज जो है 22 से 26 अगस्त तक रखी गई है। तो ये है आपके लिए कुछ और इम्पोर्टेंट खबरें आज के लिए। नजर डालते हैं आज ब्रोकरेजेस का क्या कहना है एफआईआर में। मॉर्निंग आशीष, बताएं क्या कह रही हैं आज की रिपोर्ट्स, जो टॉप रिपोर्ट्स हैं पहले उनके बारे में बताएं। गुड मॉर्निंग दीपांशु, बढ़िया रिपोर्ट आई। हिंडाल्को पर देखें लगातार स्टॉक में करेक्शन देखने को मिल रहा है, अब गिरकर 336 के करीब आ गया है, लेकिन सीएलएसए का व्यू बरकरार है क्योंकि अभी भी स्टॉक के ऊपर खरीदारी किराए को बरकरार रखें। लक्ष्य भी 580 रुपये का दे रहे हैं। ये कह रहे हैं कि हिंडाल्को फिलहाल अगर आप गिरावट के बाद देखें तो FY24 EV EBITDA केवल 4 टाइम्स पर मिल रहा है। वैल्यूएशन इन्हें अच्छे लग रहे हैं और मान रहे कि हो सकता है कि आगे जाके एल्यूमिनियम में सप्लाई में आपको डेफिसिट देखने को मिले। लेकिन एक और रिस्क हाईलाइट करें कि अगर चाइना की तरफ से सप्लाई बढ़ती है तो एक चिंता का कारण है, नहीं तो स्टॉक इन्हें पसंद आ रहा है। क्रेडिट स्विस भी इनसे सहमत है, आउट परफॉर्म की रेटिंग को बरकरार रखे हैं और इनसे ज्यादा बुलिश है क्योंकि इनका लक्ष्य है 610 रुपये का। भारतीय एयरटेल यहाँ पर भी देखिए मैक्वारी की तरफ से रिपोर्ट आई है, आउट परफॉर्म की रेटिंग को बरकरार रखा है। 654 की कल की क्लोजिंग है, 845 रुपये का ये लक्ष्य दे रहे हैं और मान रहे कि काफी सारे कैटलिस्ट हैं ग्रोथ के। अगर आप देखें मान रहे कि एबिटा में बड़ी इंप्रूवमेंट देखने को मिलेगा, ARPUs में ग्रोथ है, डीलेवरेजिंग हो रही है जिसके चलते स्टॉक के ऊपर बुलिश है ये। नोमेरा भी खरीदारी किराए को बरकरार रखे हुए 855 रुपये के लक्ष्य के लिए। डालमिया भारत यहाँ पर सीएलएसए की तरफ से रिपोर्ट आई है, खरीदारी किराए को बरकरार रखा है, 1252 की क्लोजिंग है, 1800 रुपये का लक्ष्य दे रहे हैं। निपॉन AMC यहाँ पर सीएलएसए की तरफ से रिपोर्ट आई है, खरीदारी किराए को बरकरार रखा है, लेकिन जो लक्ष्य है वो 460 से घटाकर 400 कर दिया। लेकिन अभी भी करंट मार्केट प्राइस से इनका लक्ष्य काफी ऊपर है क्योंकि 284 की क्लोजिंग है। और ये मान रहे कि वैल्यूएशन के लिहाज से देखें तो स्टॉक काफी ज्यादा सस्ता है और साथ में 4 से 4.5% की डिविडेंड यील्ड भी है, तो अपने आप में काफी बढ़िया। कोटक महिंद्रा बैंक मैक्वारी न्यूट्रल की रेटिंग को बरकरार रखे हुए हैं, 1860 के लक्ष्य लिए। क्रेडिट स्विस ने न्यूट्रल की राय दी है, 1900 रुपये के लक्ष्य के लिए। ओके, तो ये तो हैं कुछ टॉप रिपोर्ट्स। और कौन सी रिपोर्ट्स हैं आशीष? दीपांशु, मैक्वारी की रिपोर्ट आई है, आईसीआईसीआई बैंक पर यहाँ पर आउट परफॉर्म की रेटिंग को बरकरार रखा है 1000 रुपये के लक्ष्य के लिए। वहीं क्रेडिट स्विस ने आउट परफॉर्म की रेटिंग दी है, 870 रुपये का लक्ष्य दिया है। इसके अलावा जुबिलेंट फूडवर्क्स यहाँ पर यूबीएस की तरफ से रिपोर्ट है, न्यूट्रल की रेटिंग को बरकरार रखा है, 511 की क्लोजिंग है, 600 रुपये का लक्ष्य दे रहे हैं। और ये कह रहे हैं कि आगे जाकर भी स्टॉक में आपको प्रेशर देखने को मिल सकता है, मैनेजमेंट में बदलाव हुए हैं, इनके की मटेरियल्स में इन्फ्लेशन भी देखा जा रहा है जिसके चलते स्टॉक पर ज्यादा बुलिश नजर नहीं है, न्यूट्रल की रेटिंग दे रहे हैं। वोल्टास यहाँ पर जेफरीज की तरफ से रिपोर्ट आई है, खरीदारी किराए को बरकरार रखा है, 1385 के लक्ष्य के लिए, 955 की क्लोजिंग है। और लेकिन ये मान रहे कि जो FY23 की पहली तिमाही होगी यहाँ पर प्रदर्शन ठीक ठाक देखने को मिल सकता है। हालांकि ये भी चीज़ हाईलाइट की कि कुछ टाइम पहले तक देखें तो अभी थोड़ा सा मार्केट शेयर भी इन्होंने लूज किया है। वोल्टास पर जो है मैक्वारी अंडर परफॉर्म की रेटिंग को बरकरार रखे हुए करीब 940 के लक्ष्य के लिए। गुजरात गैस अंत में यहाँ पर नजर रखेगा क्योंकि क्रेडिट स्विस की तरफ से रिपोर्ट आई है, अंडर परफॉर्म की रेटिंग को बरकरार रखा है, 424 की क्लोजिंग है, 380 रुपये का लक्ष्य दे रहे हैं। ये मान रहे कि मार्जिन में उम्मीद काफ़ी ज़्यादा है लेकिन यहाँ पर और डाउनसाइड आपको देखने को मिल सकती है। अब तक 17% के करीब का करेक्शन आ गया है लेकिन ये मान रहे कि और गिरावट यहाँ पर देखने को मिलेगी। तो ये है आपके लिए हीरो रिपोर्ट्स आज की। एटलीस्ट खबरें कम है बट रिपोर्ट्स कई सारी आ रही हैं जिस पर हमें रखनी है नजर। तो ये है आपके लिए सारी की रिपोर्ट्स। आइए अब बढ़ते आगे, मुलाकात करने का वक्त है। सारे एक्सपर्ट्स हैं हमारे साथ तैयार। हफ्ते के आखिरी दिन भी ये सब लोग देंगे पिक ऑफ द डे। और इन सब लोगों में कुछ कुछ लोग ऐसे होंगे भी जो नोटा का इस्तेमाल करने में चूकेंगे नहीं। छूट है, करना चाहें तो कर भी सकते हैं। बंसल जी, सुप्रभात। सुप्रभात अनिल जी, सुप्रभात दीपांशु। अनिल जी, सुप्रभात के साथ साथ अनिल जी आपको शत शत अनिल जी प्रणाम। अनिल जी, आज आपने अनिल जी सुबह सुबह मैं देख रहा था
कामयाबी की अनिल जी नई बुलंदियों को छू लिया अनिल जी। ऐसा क्या हो गया? अनिल जी देखिए, जैसे भी आप सुबह सुबह बोल रहे थे ना, रिलैक्स कीजिए, आराम कीजिए, जिससे मन को शांति मिले वो काम कीजिए। हाँ जी। तो ऐसी एक बहुत बड़ी अनिल जी हस्ती है, वो अपनी मन की शांति के लिए लोगों को ढूंढते हैं, गालियां देते हैं। तो लास्ट टाइम अनिल जी उन्होंने सलमान खान को पकड़ा था, मुझे जहां तक ध्यान है। तो अब वो उनके निशाने पर अनिल जी आप हैं। तो अनिल जी वो तो कामयाब लोगों को ही पकड़ते हैं, और जो लोग कामयाबी की बुलंदियों को छू रहे होते हैं उनको ही पकड़ते हैं अनिल जी। तो मुझे तो अनिल जी अब ये लग रहा है कि आपकी सीट ना अनिल जी खाली हो जाए। जिस तरीके से आप इकोनॉमी पर, इन्फ्लेशन पे बात कर रहे हैं, कहीं आपको सरकार एज ए एडवाइजर ना ले ले, क्योंकि ये जिन के पीछे बढ़ते हैं अनिल जी, उनकी बुलंदियां ऊपर की तरफ ही जाती रहती है अनिल जी। पूरी तरह से मैं आपके साथ असहमत हूँ बंसल जी। मेरे लिए कामयाबी का पैमाना ये नहीं है कि कोई मुझे बड़ा आदमी या तथाकथित बड़ा आदमी ट्रोल करे। मेरे लिए कामयाबी का पैमाना ये है कि हमारे दर्शक, आप सब लोग, मेरी टीम, मेरी एक्सटेंडेड फैमिली मुझे कितना प्यार करती है, वो मेरे लिए कामयाबी का पैमाना है। बाकी ये कुछ नहीं। लेकिन हाँ, कभी कभी कुछ चीज़ों का, अब हमारे तरीके से, सबका अपना अपना तरीका होता है। मेरा तरीका है, मेरे तरीके से मैंने जवाब दे दिया, बात खत्म। बढ़ते आगे, बताइए पिक ऑफ द डे। अनिल जी बिकवाली की राय है भारत इलेक्ट्रॉनिक्स पर, BEL पर बिकवाली की राय है 238, 238 का स्टॉप लॉस है, 224 का टारगेट है, और BEL है पिक ऑफ द डे। BEL में करनी है बिकवाली, ये है आपके लिए राय बंसल जी की तरफ से। कुणाल जी सुप्रभात, बताएं सर पिक ऑफ द डे। सुप्रभात अनिल जी, सुप्रभात दीपांशु। अनिल जी आज मेरा सप्रेम नोटा स्वीकार कर लीजिए। अनिल जी कुछ भी ऐसा खास नहीं नजर आ रहा है जिस पर तुरंत बाय करने की या सेल करने की राय दी जाए। मुझे लगता है बाजार को खुलने का इंतजार करना चाहिए अनिल जी। ओके, थोड़ा सा एक इसमें हम मॉडिफिकेशन कर सकते हैं, जो आप नोटा भेंट कर रहे हैं हमें सप्रेम। कीजिए कीजिए अनिल जी। आ की मात्रा हटा दीजिए, नोटा को नोट कर दीजिए, भेंट स्वीकार है फिर। देखो यार, ऐसा है कि आप मंदिर जाते हैं, वहां भी चढ़ाते नहीं आ रहे हैं। अरे प्रभु भी प्रसन्न होते हैं चढ़ावे से, ऐसा थोड़ी है। बराबर ना, गलत थोड़ी है। चलिए, आपका नोटा भी स्वीकार है, आपका नोटा नोट से कहीं बड़ा है तो वो स्वीकार है। कुणाल जी धन्यवाद। आइए, सुमित जी भी तैयार है। सुमित जी, बाय सेल नोटा। गुड मॉर्निंग अनिल जी। मॉर्निंग अनिल जी, मेरे को लग रहा है कि मार्केट्स के अंदर सेलिंग प्रेशर और देखने को मिलेगा। पुल बैक, बाउंस बैक अगर आता है तो उसको सेलिंग के तौर पे यूज करना चाहिए। तो मेटल सेक्टर में वीकनेस बनी हुई है, मेटल सेक्टर में दबाव बना हुआ है, तो यहाँ से जो दबाव और देखने को मिल सकता है मेटल सेक्टर के स्टॉक्स के अंदर, हिंदुस्तान कॉपर के अंदर देखने को मिल सकता है। हिंद कॉपर में वैसे भी एक सेलिंग प्रेशर ही देखने को मिल रहा है कंटिन्यूसली, तो आज और एक दो दिनों के लिए हिंद कॉपर के अंदर सेल का व्यू लेके काम कर सकते हैं। स्टॉप लॉस इसके अंदर बनेगा ऊपर के अंदर 96 से 97 के आसपास का रेजिस्टेंस है, तो 97 के स्टॉप लॉस से हिंद कॉपर के अंदर बिकवाली करना है, और नीचे के अंदर 85 रुपए से लेके 84 रुपए तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं। तो हिंदुस्तान कॉपर है वो स्टॉक, यहाँ पर आपको करनी है बिकवाली। ये राय सुमित जी की तरफ से आती हुई दिख रही है। हिमांशु जी से भी जाना जाए उनकी पसंद का शेयर। सर गुड मॉर्निंग, बताएं। गुड मॉर्निंग टू यू अनिल जी, गुड मॉर्निंग दीप, गुड मॉर्निंग एवरीवन। अनिल जी बिकवाली करनी है GNFC में, 600 रुपए के आसपास का क्लोज है। मुझे लगता है थोड़ी और गिरावट अभी यहाँ पर बाकी है। 570 रुपए के टारगेट्स के लिए GNFC में सेल करके चलने की सलाह रहेगी। 611 रुपए का एक स्टॉप लॉस लगाएंगे, और GNFC रहेगा मेरी तरफ से पिक ऑफ द डे। रखिए स्टॉप लॉस के साथ GNFC, ये है आपके लिए पिक ऑफ द डे। यहाँ पर भी बिकवाली की राय आती हुई दिख रही है। खरीदारी की राय तो सिर्फ और सिर्फ सिद्धार्थ जी से ही आएगी। सिद्धार्थ जी बताएं सर, गुड मॉर्निंग, आपका पिक ऑफ द डे। गुड मॉर्निंग अनिल जी, गुड मॉर्निंग दीपांशु। पिक ऑफ द डे के हिसाब से राहुल द्रविड़ साहब को लाया हूं। एकदम डिफेंडर है ये मार्केट के, गिरावट हो या जो भी हो आपको डिफेंड करके देगा, पर ये पिक ऑफ द डे नहीं है, हफ्ते भर के लिए आपको नजरिया रखना है। और ये है ITC पे खरीदारी करनी है। पहला जो टारगेट होगा वो 275 के करीब का होगा हफ्ते 10 दिन का, और 290 का पोजिशनल टारगेट होगा। ITC हम जानते हैं FMCG, होटल्स, बाकी सब इंडस्ट्रीज में तो अच्छा कर रहे हैं, सिगरेट्स में वॉल्यूम्स अब दिख रहे हैं। तो ओवरऑल पर्सपेक्टिव से ये मिस्टर डिपेंडेबल है, मिस्टर डिफेंडर है अभी मार्केट में। ये गिरावट में ITC 270 और 260 के बीच में है, तो आप सोच सकते हैं कि कितना अच्छा डिफेंड कर रहा है। तो ITC पे खरीदारी की राय है एक हफ्ते 10 दिन के लिए। सिद्धार्थ जी एक बार जरा टारगेट फिर से बता देंगे सर। जो
हफ्ते 10 दिन का टारगेट है 275 का है। पोजिशनल टारगेट अगर कोई रखे 3 महीने का तो 290। ओके, तो 275 और 290 के टारगेट्स के लिए आप कर सकते हैं खरीदारी। जहां तक ITC का सवाल है, ये काउंटर भी आपके रेडार पर रहना चाहिए। रेडार पर कई सारे और काउंटर्स हैं। सिद्धार्थ जी, मास्टर कार्ड पर जो रोक लगी थी वो फाइनली RBI ने हटा दी है। लगभग 1 साल बाद ये हुआ है। अब वो नए ग्राहक की ऑनबोर्डिंग कर सकते हैं। कैसे देखना है सर, जो बाकी एक तो SBI कार्ड ऑफ कोर्स ओनली लिस्टेड प्ले, बट जो बाकी बैंक्स भी है जिनका बड़ा क्रेडिट कार्ड बिजनेस है, अब मास्टर कार्ड के भी वो ऑप्शंस दे पाएंगे, ये एक बात है। बट इन द मीनवाइल जो मास्टर कार्ड पर रेस्ट्रिक्शंस जितने भी वीजा पर थे वो ज़्यादा फायदा उठा पाए थे। तो किस तरह से देखें इस खबर को, जो बाकी कंपेटिटर्स हैं इनके? देखिए, पॉजिटिव है खबर, क्योंकि कार्ड की सेलिंग और भी बढ़ सकती है और इसमें डेफिनेटली पॉजिटिव है SBI कार्ड। और दूसरे जो लीडिंग बैंक्स है जैसे ICICI वगैरह, HDFC, जिनके कार्ड्स उनको भी एम्बार्गो हट गया है, तो ये सब कार्ड बिजनेस तो बहुत अच्छा है। एक मैं आर्टिकल पढ़ रहा था दीपांशु कि अभी UPI, ऑनलाइन ट्रांजैक्शन और क्रेडिट कार्ड के कारण लोगों को स्पेंडिंग बढ़ गया है। इसका मतलब स्पेंडिंग बढ़ गया है, तो ये डेफिनेटली पॉजिटिव है कार्ड बिजनेस के लिए भी, क्योंकि प्लास्टिक मनी जिसे हम कहते हैं, इससे स्पेंडिंग हमेशा बढ़ता है। बट कंपनियों के लिए डेफिनेटली फायदेमंद होगा ये न्यूज और स्पेंडिंग भी। तो ये है आपके लिए कार्ड कंपनीज भी, जहां पर आपको रखनी है नज़र। इन चार्ट्स पर भी एक बार राय ले लेंगे। उससे पहले आई थिंक सचिन जी भी हमारे साथ तैयार है, कर लेते हैं उनका स्वागत। सचिन जी, गुड मॉर्निंग सर, बताएं पिक ऑफ द डे आपकी। गुड मॉर्निंग दीपांशु, गुड मॉर्निंग अनिल जी। यहाँ पर बिकवाली करनी है L&T इन्फोटेक में। जिस तरीके से पिछले 3 दिनों का डेटा है, मुझे लग रहा है अभी भी 4000 के नीचे अगर स्लिपेजेस होते हैं तो काफ़ी बड़ी गिरावट के लिए स्टॉक पोजीशन हो सकता है। तो इंट्राडे अगर ये बाउंस बैक मिल जाता है 4060 4080 एक आइडियल लेवल है जहाँ पर आपको ये शॉर्ट्स डिप्लॉय करनी चाहिए। स्टॉप लॉस आपको लगाना है अराउंड 4165 पे ऑन फ्यूचर्स, एंड इंट्राडे टारगेट होगा अराउंड 3880 का। तो ये है आपके लिए L&T इन्फोटेक में बिकवाली करने की राय आती है। आइए, वागल साहब भी हमारे साथ तैयार। सर गुड मॉर्निंग, बताएं पिक ऑफ द डे। अनिल जी गुड मॉर्निंग, दीपांशु गुड मॉर्निंग। मेरा पिक ऑफ द डे होगा JSW स्टील, जो मैंने कल जाते जाते कवर किया था। मुझे लगता है आज इसमें 530 से 525 तक की गिरावट आ सकती है। आपको एक हल्के से बाउंस पे बेचना है। 545-46 के बीच में का बंद है। 48-49 ये लेवल मिल सकता है। 552 का आपका स्टॉप लॉस होगा और 530 से 525 का आपका टारगेट होगा। तो 530-525 के टारगेट के लिए यहाँ पर रखनी है आपको नज़र। JSW स्टील ये और कमजोरी की तरफ बढ़ते हुए दिख रहा है। एक राय लेनी थी चार्ट्स पर। कुणाल जी, SBI कार्ड, जरा इसका चार्ट देखें सर। देखिए दीपांशु, जिस तरह का चार्ट स्ट्रक्चर है, स्टॉक ने काफ़ी समय से परफॉर्म नहीं किया है और लगातार अंडर परफॉर्मेंस हम देख रहे हैं और एक फ्रेश ब्रेकडाउन भी चार्ट पर आता हुआ दिख रहा है। तो मुझे लगता है कि और थोड़ी कमजोरी देखने को मिलेगी। तो इन स्तरों पर थोड़ा वेट एंड वॉच करें, कोई खरीदारी की राय नहीं है। जिनके पास पोजीशन अभी भी बची हुई है 680 का एक स्टॉप लॉस रख करके होल्ड करें। और इस स्टॉक में जब तक ये स्टॉक अब 750 रुपए के लेवल्स को पार नहीं करता है, तब तक कोई मीनिंगफुल अपसाइड बनने की संभावना कम दिखती है। तो चलिए नज़र रखें, जब तक थोड़ा ऊपर ये मूव नहीं करता है तब तक कोई बड़ी अपसाइड इसमें आप एक्सपेक्ट करके नहीं चल सकते हैं। अच्छा, HDFC बैंक भी फोकस में रहेगा, ICICI बैंक, एक्सिस बैंक भी फोकस में रहेंगे क्रेडिट कार्ड की खबर से। HDFC लिमिटेड, यहाँ पर इन्होंने एक खबर का खंडन किया है। ARCs को 4 स्ट्रेस्ड एसेट्स ये बेच सकते थे मर्जर से पहले, ऐसा कुछ सुनने में आया था। कंपनी का कहना है कि डिस्ट्रेस्ड एसेट की बिकवाली का HDFC बैंक के साथ मर्जर का कोई रिलेशनशिप नहीं है। बट HDFC की चार्ट इंटरेस्टिंग है, इस पर एक बार जरा हिमांशु जी की राय ली जाए। हिमांशु जी, 2 दिन पहले NBFCs में एक बड़ा बाउंस बैक था, पर कल NBFCs में ही सबसे ज़्यादा कमजोरी थी और HDFC भी अब 2050 के लेवल पर आ गया। सर चार्ट कैसा लगता है इसका? दीपांशु देखिए, कल का जो क्लोज है वो थोड़ा सा नेगेटिव क्लोज मैं मानूंगा उसको, क्योंकि प्रीवियस 2 स्विंग लोज के नीचे यहाँ पर क्लोजिंग आते हुए बंद होते हुए नजर आई है। मुझे लगता है कि अगर आज भी ये 2050 के नीचे कुछ समय गुजारता है तो इस चार्ट में थोड़ी सी वीकनेस बढ़ती हुई नजर आ सकती है। और जो इमीडिएट नेक्स्ट सपोर्ट है वो 1990 रुपए के आसपास है। तो मुझे लगता है कि फिलहाल इमीडिएट शॉर्ट टर्म में थोड़ी सी वीकनेस यहाँ पर बढ़ती हुई नजर आ सकती है। तो फिलहाल यहाँ पर खरीदारी के लिए मेरी सलाह रहेगी कि थोड़ा सा अभी ट्रेडिंग के पर्सपेक्टिव से अवॉइड करने की सलाह है। नियर टर्म में स्टॉक शायद 2000 के लेवल सपोर्ट टेस्ट करते हुए नजर आ सकता है।
तो ये है आपके लिए HDFC नियर टर्म में 2000 के लेवल पर ये आपको आते हुए दिख सकता है। राइट्स सुमित जी, इसका चार्ट जरा देखें, 365 करोड़ का नया ऑर्डर मिला है इन्हें। दीपांशु, राइट्स के अंदर वैसे ओवरऑल अगर आप देखेंगे तो चार्ट्स के ऊपर तो अच्छी खासी बिकवाली और सेलिंग प्रेशर देखने को मिल रहा है। तो कोई पुल बैक बाउंस बैक आता है तो एग्जिट ही करें, क्योंकि अभी लग नहीं रहा इसके अंदर कोई बड़ा मूव देखने को मिलेगा। सिर्फ पुल बैक बाउंस बैक देखने को मिल सकता है 245-250 रुपए तक। अगर नीचे में इसके सपोर्ट टूटते हैं 230 रुपए के, तो फिर और बिकवाली आएगी और नीचे में 200 रुपए तक के लेवल भी पोजिशनली आने वाले दिनों में राइट्स में देखने को मिलेंगे। तो राइट्स में खरीदने का अभी राइट टाइम नहीं आया है। अभी राइट टाइम नहीं है राइट्स में खरीदारी करने का। रेडार पर जरूर रखें आप इस काउंटर को। डेल्टा कॉर्प, ये इंटरेस्टिंग है, इनकी एक सब्सिडरी है डेल्टा टेक, जिनकी आईपीओ लाने की तैयारी कर रहे हैं। करीब 550 करोड़ की ये आईपीओ हो सकती है। स्टॉक की वजह से काफी भारी पिटाई हुई है। सचिन जी, वायदा कारोबार के बैन में है ऑफ कोर्स, बट डेल्टा कॉर्प इंपॉर्टेंट लेवल जरा इसके बारे में बताएंगे सर। दीपांशु, लगभग 13 हफ्तों से एक डिक्लाइनिंग ट्रेंड में है एंड अगर हम डेटा वाइज भी देखें तो 160 का जो सपोर्ट जो है मुझे लग रहा है वो ज़्यादा वायलेट नहीं होना चाहिए। इनफैक्ट अगर वो होता भी है तो मुझे लग रहा है वहाँ से एक टेम्पररी पुल बैक या फिर बाउंस बैक ज़रूर होगा। सो इमीडिएट बेसिस पे मुझे लग रहा है 190 से 163 तक का जो स्विंग बना था, मुझे लग रहा है वो पर्टिकुलर लेवल वापस रिकवर होना चाहिए। तो लगभग यहाँ पर मुझे लग रहा है थोड़ा सा स्टेबल प्राइस एक्शन होगी एंड कहीं जाकर यहाँ पर एक इमीडिएट बेसिस पे रिवर्सल एस्टैब्लिश होने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है। तो 158 के स्टॉप लॉस के साथ मुझे लग रहा है आपको यहाँ पर लॉन्ग पोजीशन क्रिएट करनी चाहिए एंड स्टॉक को वापस रिव्यू करना है अराउंड 185-190 जोन में। माफ कीजिएगा, डेल्टा कॉर्प जिस पर सचिन जी अपनी राय इस समय दे रहे थे, रेडार पर रखिए इस काउंटर को। सिद्धार्थ जी, आपके रेडार पर है डेल्टा कॉर्प, आईपीओ लेकर आ रहे हैं सब्सिडरी की और डीआरएचपी भी फाइल कर दिया। जी नहीं दीपांशु, हम डेल्टा कॉर्प पे कोई कवरेज नहीं रखते हैं और हमें कुछ ज्यादा एक्साइटिंग नहीं लगता है। मुझे लगता है कि मोबाइल ऐप की कंपनियां जैसे कि नजारा टेक वगैरह या फिर ऑनलाइन डिजिटल मार्केटिंग कंपनियां वो ज्यादा बेहतर कर सकती है। ओके, तो ये है आपके लिए। पर चार्ट्स पर रखिए नजर, काफी भारी गिरावट इस पर ऑलरेडी हो चुकी है। अब देखते हैं यहाँ से किस तरह का ये एक्शन चूज करता है। कुछ और काउंटर्स भी जो आपके रेडार पर रहने चाहिए। वरुण बेवरेजेस, इसमें एक बड़ा रिसेंटली ब्रेकआउट हमने आते हुए देखा है। अब इसकी चाल इंटरेस्टिंग रहेगी। उनके जो बोनस शेयर्स थे आज उनकी भी लिस्टिंग होने वाली है। 1:2 का इनका जो बोनस आया था, उन शेयर्स की आज लिस्टिंग होने वाली है, तो थोड़ा पूल उसका और बढ़कर आएगा। वरुण बेवरेजेस, बंसी जी जरा इसका चार्ट देखें सर। दीपांशु, इसका अगर आप चार्ट देखें तो चार्ट तो पॉजिटिव है, नए हाइस के अराउंड स्टॉक ट्रेड कर रहा है। करेक्शन में अभी तक पार्टिसिपेट नहीं करा है इसने स्टॉक ने, तो जिनके पास है दीपांशु होल्ड करना चाहिए। यहाँ पर एक मेजर सपोर्ट है 730-735 का एक मेजर सपोर्ट है। जब तक इन लेवल्स के ऊपर है, ऑल इज वेल फॉर वरुण बेवरेजेस। एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक, ये भी अपने रेडार पर रखें। इनके भी जो बोनस शेयर्स थे आज वो लिस्ट होने वाले हैं। 1:1 का बोनस शेयर था, करीब 31.5 करोड़ बोनस शेयर्स इनके आज लिस्ट होंगे। वागले साहब, एक राय एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक के चार्ट पर, बाकी बैंक्स के मुकाबले रिसेंटली थोड़ा बेहतर रहा है ये। दीपांशु, ये लेवल पे थोड़ा सा बाउंस बैक इसमें देखने को मिल सकता है। 625 का आसपास का बंद है, मुझे लगता है 10-12 रुपए का बाउंस बैक आ सकता है 635-638 तक। वहां पर एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। 640 क्रॉस करना थोड़ा सा मुश्किल है। ऑन द डाउन साइड 600 भी ब्रेक नहीं करेगा, सो 600-640 ये मेरे लिए रेंज होगी अगले 1 से 2 दिनों के लिए। तो ये है आपके लिए एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक, वरुण बेवरेजेस, दोनों पर रखिए नजर। दोनों के बोनस शेयर्स की आज होने वाली है लिस्टिंग। आई कुछ बेहतरीन ब्रोकरेज रिपोर्ट्स भी आई हैं आज, और हिंडाल्को पर 580 का टारगेट आ रहा है सीएलएसए की तरफ से। 610 का टारगेट, ऑलमोस्ट इसका जो रिसेंट हाई या लाइफ हाई था उसी का आ रहा है क्रेडिट स्विस की तरफ से। सिद्धार्थ जी, क्या करना है सर हिंडाल्को पर? करंट लेवल्स काफ़ी शार्प करेक्शन हो गया, इनफैक्ट अपने हाई से ऑलमोस्ट आधा हो गया है, एटलीस्ट 90% तो नीचे आ ही गया है। क्या रहा है सर अब हिंडाल्को पर? देखिए दीपांशु, हमारे 580 के जो टारगेट्स थे हिंडाल्को पे वो अचीव हो चुके थे, और मैं मानता हूं कि ये लिक्विडिटी जो स्क्वीज आउट हो रही है ग्लोबल मार्केट्स में, ब्याज दर बढ़ रही है, इसके कारण एक लिक्विडिटी प्रेशर कम हो रहा है, इसीलिए इसके कारण मेटल स्टॉक सब गिर रहे हैं। बट हिंडाल्को एज अ बिजनेस काफी बेहतरीन कर रहा है, मार्जिन अच्छे हैं
और एक्सपेंशन प्लान्स भी है। तो अगर किसी को निवेश करना हो 12-18 महीने के पर्सपेक्टिव से, तब हिंडाल्को पे जरूर बेट करना चाहिए। तो ये है आपके लिए हिंडाल्को। अगर यहाँ से आप एक मेटल स्टॉक चूज कर रहे हैं तो ये एक काफ़ी शार्प करेक्शन हो गया और ब्रोकरेज का तो भरोसा है इस पर, आगे परफॉर्म करता है कि नहीं उसी पर बड़ा सवाल है। भारती एयरटेल, सुमित जी इस पर राय दें। एक तो जो टेलीकॉम डेटा है वो तो आया ही है, साथ ही मैक्वायरी का 845 का टारगेट आया है, नोमुरा का 855 का टारगेट आया है, काफ़ी भरोसा है इनका। चार्ट्स पर तो ऑफकोर्स रिसेंटली थोड़ा कमजोर रहा है, अब भारतीय एयरटेल पर क्या नजरिया है? दीपांशु, करेक्शन देखने को मिला, इसका इमीडिएट सपोर्ट है 640-650 के पास। तो शॉर्ट टर्म में ट्रेडिंग के लिहाज से 20-30 रुपए का फॉल देखने को मिल सकता है। पोजिशनली अगर कोई ट्रेड लेना चाहता है तो इन लोअर लेवल्स पे खरीदारी करे। कोई भी डिप आता है 20-30 रुपए का तो लोअर लेवल्स पे भी खरीदारी की जा सकती है। ऊपर के अंदर 690 से 700 रुपए तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं। तो ये शॉर्ट टर्म के रेंज और टारगेट होगा। 640 नीचे में सपोर्ट है, 690-700 ऊपर में रेजिस्टेंस है। तो नीचे में लोअर लेवल्स पे खरीदारी करें 690 से 700 के टारगेट्स के लिए। पोजिशनल नजरिया लेके चले और लंबा नजरिया रखेंगे तो 700 के ऊपर का लेवल भी आने वाले समय में देखने को मिलेगा। तो ये है आपके लिए भारतीय एयरटेल। नजर रखिए, लंबे समय के लिए तो ठीक है, बट फिलहाल आपने देखा है स्टॉक पर एक अच्छा करेक्शन रिसेंटली आते हुए भी दिखा है। निप्पॉन एएमसी, काफ़ी समय बाद इस पर एक रिपोर्ट आई है। सिद्धार्थ जी, एक तो बाजार के लिहाज से भी देखिए थोड़ा सेंटिमेंट डैम्पन हो गया है, तो इस समय क्या एएमसीज या फिर जो ब्रोकरेज फर्म्स है उनकी परफॉर्मेंस पर असर आ सकता है? दूसरा, सीएलएसए ने 460 से टारगेट काटकर 400 किया है, थोड़ा कंसर्न यहाँ पर आया है, बट निप्पॉन लाइफ पर क्या राय बनती है सर? देखिए दीपांशु, हमारी खरीदारी की राय है निप्पॉन एएमसी पे, हम काफी टाइम से रेकमेंड कर रहे हैं और हमें लगता है कि म्यूचुअल फंड बिजनेस यहाँ से ग्रो ही करेगा। सबसे बड़ा कारण है कि 4.8% का सेविंग का आज इक्विटी मार्केट में आता है थ्रू म्यूचुअल फंड डायरेक्ट इक्विटी, जबकि उसमें 4.8% में भी 2-2.25% के आसपास म्यूचुअल फंड के थ्रू आता है, जो अमेरिका में 50% है। तो अभी भी दिल्ली बहुत दूर है म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री के लिए, बहुत अच्छा ग्रोथ हो सकता है। तो निप्पॉन एएमसी गिरावट पे जरूर खरीदारी करनी चाहिए, क्योंकि ये तो रफ पैच है जो बाजार का भी दिख रहा है, बट निवेश के लिए बहुत अच्छा है म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री और उसमें निप्पॉन एएमसी। तो नजर रखिए, वैसे तो भरोसा है निप्पॉन पर और पसंद भी है, सिद्धार्थ जी कई बार इसे रेकमेंड भी कर चुके हैं। रेडार पर रखिए अपने, और गिरावट पर अगर आप चाहें तो यहाँ पर अपने अकॉर्डिंगली खरीदारी भी कर सकते हैं। बैंक्स पर पॉजिटिव व्यू बना हुआ है। कोटक बैंक मैक्वायरी को पसंद है 1860 के टारगेट के लिए, क्रेडिट स्विस को पसंद है 1900 के टारगेट के लिए। कल तो हमने 1700 के नीचे भी फिसलते हुए देखा। सचिन जी जरा इस पर अपनी राय दें। रिसेंटली अगर देखें तो सभी बैंक्स और स्पेशली प्राइवेट बैंक्स में सबसे कमजोर कोटक बैंक रहा है। जी दीपांशु, इनफैक्ट जिस तरीके से इसने एक यू टर्न लिया था 1900 के रेजिस्टेंस के बाद, लगभग 3 हफ्तों में इसने जो प्रीवियस स्विंग लोज थे वो तोड़े हैं, एंड क्लियरली यहाँ पर एक फ्रेश इम्पल्स बनने की ही एग्जिबिट्स है। तो इमीडिएट बेसिस पे तो मुझे लग रहा है यहाँ पर खरीदारी नहीं करनी चाहिए। अगर बाउंस बैक आता भी है तो वहाँ पर एक अच्छी अपॉर्चुनिटी होगी फ्रेश शॉट्स क्रिएट करने के लिए। ओवरऑल एक्सपेक्टेशन यही है कि अराउंड 1580 1560 आई थिंक इस लेवल के आसपास कहीं जाकर एक स्विंग बन सकता है, जो इसका 200 वीकली एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज जोन है। तो मुझे लग रहा है यहाँ पर भी अभी भी अगर उछाल मिलता है तो बिकवाली के ही ट्रेड सेटअप्स ढूंढने चाहिए। ओवरऑल टारगेट होगा अराउंड 1580 का। ओके, तो 1580 का टारगेट होगा। उछाल में फिर से आप बेच सकते हैं जहां तक कोटक बैंक का सवाल है। तो फिलहाल तो कोई भरोसा, कॉन्विक्शन, कॉन्फिडेंस इस पर नहीं आ रहा है। इंडसइंड बैंक, हिमांशु जी ये कैसा लगता है? अगेन मैक्वायरी, क्रेडिट स्विस दोनों बड़े टारगेट दे रहे हैं, पर कल 800 तक ये फिसल चुका है। दीपांशु, इनफैक्ट इसमें मैंने कल के दिन में ही एक सेल कॉल इनिशिएट किया था, और फिलहाल देखिए शॉर्ट टर्म में जो चार्ट सेटअप है वो कमजोर होता हुआ नजर आ रहा है। वीकली चार्ट्स पर एक हेड एंड शोल्डर टॉप की नेकलाइन कल टूटते हुए नजर आई है, स्टॉक ने उसके नीचे की क्लोजिंग दी है। तो मुझे लगता है कि फिलहाल तो वहां पर शॉर्ट टर्म में मेरी तरफ से खरीदारी को अवॉइड करने की सलाह रहेगी। नीचे आता है स्टॉक, लगभग जो नेक्स्ट सपोर्ट है वो 700 रुपए के आसपास इमीडिएट सपोर्ट दिखता है। जिन लेवल्स के आसपास मुझे लगता है वापस से यहाँ पर रिवॉर्ड टू रिस्क फेवरेबल बनेगा, या ये नेगेटिविटी निगेट होती हुई नजर आएगी अगर ये स्टॉक वापस से 850 के ऊपर की क्लोजिंग देने में कामयाब रहता है। तो ये है आपके लिए इंडसइंड बैंक। बैंक्स पर रखते हैं नजर आज, अगर यहाँ से कोई सपोर्ट आता है, क्योंकि कल गिरावट ज्यादा बैंक्स की तरफ से आपने होती दिखी थी। बैंक्स, फाइनेंशियल्स दोनों ही काफी कमजोर रहे थे, बट फिलहाल संकेत हैं अच्छे।